नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र की कुछ बुनियादी बातों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास है पियर्सन की भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक के पहले अध्याय के कुछ जरूरी हिस्से। तो आज का मिशन, इस अध्याय के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अर्थशास्त्र की जड़ में असल प्रॉब्लम क्या है, दुनिया भर के समाज अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाते कैसे हैं, और हाँ, किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, मतलब ये इनपुट आउटपुट का क्या मामला है। ये सब जानना देखिए जरूरी है, खासकर जब हम भारत जैसी एक बड़ी और थोड़ी पेचीदा अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं। ये नींव के पत्थर जैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो बुनियादी बातें हैं ना, ये सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये हमें रोज की जो आर्थिक खबरें आती हैं, जो सरकारी नीतियां बनती हैं, यहाँ तक कि हम खुद जो छोटे मोटे आर्थिक फैसले लेते हैं, उनको समझने का एक फ्रेमवर्क देती हैं। तो ये ना सिर्फ परिभाषाएं मत समझिए, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है एक तरह से। अच्छा पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करें, जो ये स्रोत भी उठाता है कि भाई अर्थशास्त्र आखिर है किस बारे में। और ऐसा लगता है कि सारी कहानी एक चीज पर आके टिक जाती है, हमारी इच्छाएं, हमारी जरूरतें। वो तो बहुत है, मतलब असीमित हैं। हाँ, कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन उनको पूरा करने के जो साधन है, जो संसाधन है, वो सीमित है, लिमिटेड है। इसी को यह अध्याय कह रहा है मूल आर्थिक समस्या, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही। और यहीं से एक शब्द आता है, दुर्लभता, स्कैरसिटी। हाँ, स्कैरसिटी। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर मतलब इसका सीधा है, जरूरतें ज्यादा, साधन कम। हमारी इच्छाएं डिमांड यानी मांग पैदा करती हैं, और संसाधन ये तय करते हैं कि सप्लाई यानी आपूर्ति कितनी हो सकती है। अध्याय में एक सोचने वाली बात भी दी है, मजेदार। कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया में ये दुर्लभता, ये कमी होती ही नहीं, अगर हर चीज, हर संसाधन इफरात में होता, मतलब कोई लिमिट ही नहीं। अच्छा सवाल है। तो क्या होता? शायद कोई आर्थिक समस्या ही नहीं बचती। सोचिए ना, व्यापार की जरूरत क्यों पड़ती अगर सबको सब कुछ यूं ही मिल जाता? हाँ, बात तो है। सरकार को संसाधन बांटने की फिक्र क्यों होती? और हम, मतलब उपभोक्ता, शायद हम भी बेफिक्र घूमते। मांग आपूर्ति का कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन खैर, हकीकत तो ये है कि दुर्लभता है, कमी है। तो फिर ये दुर्लभता करती क्या है, इसका असर क्या होता है हमारी जिंदगी पर, अर्थव्यवस्था पर? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि संसाधन सीमित है। इसलिए दुर्लभता ही हमें, मतलब व्यक्तियों को, कंपनियों को, सरकारों को चुनाव करने पर मजबूर करती है। चॉइसेस। हमें ये तय करना ही पड़ता है कि अपने सीमित पैसे, समय या साधनों का इस्तेमाल कहाँ करें, कैसे करें। अच्छा। क्या बनाएं, कितना बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये सारे सवाल इसी दुर्लभता से पैदा होते हैं। तो एक तरह से दुर्लभता ही वो इंजन है जो पूरी आर्थिक गाड़ी को खींच रहा है। ये सिर्फ किताबी बात नहीं, ये रोज की हकीकत है। सही कहा। तो ये जो चुनाव करने की मजबूरी है, इसी से शायद ये अलग अलग तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं या सिस्टम्स बनते हैं, क्योंकि हर समाज को, हर देश को ये तय करना पड़ता है कि वो इन बड़े सवालों के जवाब कैसे देगा, क्या बनाए, कैसे बनाए, और जो बन रहा है वो किसके लिए है। बिल्कुल सही। यहीं से अलग अलग मॉडल उभरते हैं। तो अध्याय के हिसाब से देखें तो एक तरीका है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर फैसले, मतलब क्या बनाना है, कितना बनाना है, किस दाम पर बेचना है, वो निजी कंपनियां और लोग खुद लेते हैं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा होता है। और सरकार का दखल वो कम से कम होता है, मतलब कोई सेंट्रल प्लानिंग वगैरह नहीं होती ज्यादा। हाँ, और कीमतें कैसे तय होती हैं या कितना माल बनेगा, ये सब ज्यादातर मांग और आपूर्ति की ताकतों से तय होता है। इसे ही स्रोत ने मूल्य तंत्र या प्राइस मैकेनिज्म कहा है। अच्छा, प्राइस मैकेनिज्म। हाँ, आसान भाषा में समझते हैं तो बाजार खुद ही कीमतों के जरिए सिग्नल देता है कि किस चीज की जरूरत है और कितनी। हाँ। अगर किसी चीज की मांग बढ़ी है तो उसकी कीमत बढ़ेगी। हाँ। और बढ़ी कीमत देखकर बनाने वाले उसे ज्यादा बनाएंगे। ये एक तरह का ऑटोमेटिक सा सिस्टम बन जाता है। ठीक है, समझ आया। तो ये हुआ पूंजीवाद। अब इसका उल्टा क्या है? स्रोत समाजवाद, सोशलिज्म, या जिसे कमांड इकोनॉमी भी कहा गया है, उसका जिक्र करता है। ये कैसे अलग है पूंजीवाद से? ये बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम है। स्रोत के अनुसार समाजवाद में उत्पादन के ज्यादातर साधन, जैसे जमीन, फैक्ट्री, मशीनें, ये सब सरकार के कंट्रोल में होते हैं। सरकार का स्वामित्व होता है। हाँ,
बहुत कम या नहीं, और क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा और फिर वो किसे मिलेगा, ये सारे बड़े फैसले सरकार या कोई सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेती है। लोग अपनी जरूरतों के लिए, जैसे खाना, घर, हेल्थ केयर, इन सब के लिए काफी हद तक सरकार पर निर्भर रहते हैं। कीमतें भी अक्सर सरकार ही तय करती हैं, बाजार नहीं। स्रोत ने इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे उत्तर कोरिया, क्यूबा और जो पहले सोवियत संघ के देश थे। तो एक तरफ हो गया निजी फैसले और बाजार यानी पूंजीवाद, और दूसरी तरफ सरकारी नियंत्रण और प्लानिंग यानी समाजवाद। लेकिन क्या दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट है? क्या देश पूरी तरह से एक या दूसरे खेमे में फिट होते हैं? असल में नहीं, और यहीं पर वो तीसरी व्यवस्था आती है जिसका स्रोत जिक्र करता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, हाँ। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये पूंजीवाद और समाजवाद का मिक्सचर है, एक मिश्रण। इसमें निजी संपत्ति का अधिकार होता है, लोग और कंपनी अपना बिजनेस कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, ये पूंजीवाद जैसा हुआ। ठीक है। लेकिन साथ ही सरकार भी अर्थव्यवस्था में दखल देती है, नियम कानून बनाने के लिए, कुछ जरूरी सेवाएं देने के लिए या समाज के भले के लिए कुछ कदम उठाने के लिए। ये समाजवाद जैसा हुआ। तो दोनों के तत्व मौजूद होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर काफी जोर दे रहा है कि हकीकत में दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं मिक्स्ड ही हैं। कोई भी देश शायद 100% शुद्ध पूंजीवादी या 100% शुद्ध समाजवादी कभी रहा ही नहीं। सही कहा। फर्क बस इस बात का होता है कि किसी का झुकाव पूंजीवाद की तरफ ज्यादा है तो किसी का समाजवाद की तरफ। भारत के बारे में स्रोत क्या कहता है? भारत किस कैटेगरी में आता है? भारत के लिए स्रोत बताता है कि जब देश आजाद हुआ और हमारे योजनाकारों ने अर्थव्यवस्था का ढांचा बनाया तो उन्होंने इसे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में ही देखा था। अच्छा। यानी प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनियां वो भी रहेंगी, दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन फिर 1991 में जो बड़े आर्थिक सुधार हुए, हाँ, लिबरलाइजेशन वाले, हाँ, उदारीकरण, उसके बाद से भारत का झुकाव धीरे धीरे पूंजीवाद या कहें कि बाजार आधारित व्यवस्था की तरफ ज्यादा बढ़ा है। प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा है, विदेशी निवेश आया है, सरकारी नियंत्रण कुछ कम हुआ है। तो ये तीनों व्यवस्थाएं, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, असल में उस मूल आर्थिक समस्या यानी दुर्लभता से निपटने के अलग-अलग तरीके हुए। हर एक के अपने फायदे नुकसान भी होते होंगे। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो हर सिस्टम कुछ चीजों को ज्यादा महत्व देता है और कुछ पर समझौता करता है, ट्रेड ऑफ होता है। जैसे पूंजीवाद में अक्सर आपको ज्यादा आर्थिक आजादी मिलती है, एफिशिएंसी यानी कुशलता भी शायद ज्यादा हो, संसाधन कम बर्बाद हो, नई चीजें ज्यादा बने। लेकिन इसमें आय की असमानता मतलब अमीर गरीब का फर्क वो बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। अच्छा, और समाजवाद का लक्ष्य अक्सर ज्यादा समानता, इक्विटी लाना होता है, लेकिन इसमें कई बार व्यक्तिगत आजादी कम हो जाती है और सरकारी नियंत्रण की वजह से एफिशिएंसी भी प्रभावित हो सकती है। चीजें उतनी तेजी से नहीं बनती या बदलती। ढूंढना वो हमेशा एक चुनौती होती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, ये समाज की वैल्यूज को भी दिखाते हैं कि वो किस चीज को ज्यादा जरूरी समझता है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है, खासकर भारत के लिए जहां ये बैलेंस वाली बहस हमेशा चलती रहती है। चलिए अब इस चर्चा के अगले हिस्से पर आते हैं। हमने समझ लिया कि अर्थव्यवस्थाएं चलती कैसे हैं मोटे तौर पर, लेकिन असल में प्रोडक्शन होता कैसे है, मतलब चीजें बनती कैसे हैं। यहाँ स्रोत बात करता है इनपुट्स और आउटपुट्स की। तो ये इनपुट्स क्या हैं? इनपुट देखिए वो सब कुछ है जो किसी चीज को बनाने या कोई सेवा देने के लिए इस्तेमाल होता है। स्रोत ने एक बहुत सीधा साधा उदाहरण दिया है। मान लीजिए एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? ईंट, सीमेंट, रेत। हाँ, ईंट, रेत, सीमेंट, मजदूर लगेंगे, उनका श्रम, कांच लगेगा, लकड़ी, स्टील, ये सब इनपुट हैं। इन्हीं को उत्पादन के कारक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। ये वो सामान या सेवा है जिससे कुछ नया बनता है। तो ये जो उत्पादन के कारक हैं, ये कितने तरह के होते हैं? क्या इनको ग्रुप्स में बांटा जा सकता है? हाँ, आमतौर पर अर्थशास्त्री इन फैक्टर्स को 4 बड़ी कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसा स्रोत में भी बताया है। पहला है भूमि, लैंड। इसमें सिर्फ जमीन नहीं आती बल्कि सारे प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं, पानी, जंगल, खनिज, जो कुछ भी हमें प्रकृति से मिलता है। ठीक है। दूसरा है श्रम, लेबर, यानी उत्पादन में लगने वाला हर तरह का इंसानी काम, चाहे वो हाथ का हो या दिमाग का, शारीरिक और मानसिक दोनों। ओके। तीसरा है पूंजी, कैपिटल। अब यहाँ कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है।
इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब है वो सारी मानव निर्मित चीजें जो आगे और उत्पादन में मदद करती हैं, जैसे कि मशीनें, औजार, फैक्ट्री के बिल्डिंग, कंप्यूटर। अच्छा, मतलब पैसा नहीं बल्कि पैसे से खरीदी गई वो चीजें जो प्रोडक्शन में काम आए। बिल्कुल। और चौथा है उद्यमशीलता। एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, ये क्या है? ये बाकी 3 कारकों भूमि, श्रम, पूंजी को इकट्ठा करने की, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने की, नए आइडिया लाने की और रिस्क उठाने की काबिलियत है। एंटरप्रेन्योर या उद्यमी ही इन सब को मिलाकर कुछ नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है। समझ गई। तो ये 4 हो गए उत्पादन के कारक या इनपुट: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। अब इनसे जो बनता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आउटपुट। आउटपुट। हाँ, आउटपुट वो फाइनल गुड या सर्विस है जो इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद तैयार होती है। ये कुछ भी हो सकता है। स्रोत ने उदाहरण दिए थे जैसे बिस्कुट। ये हम सीधे खा लेते हैं, मतलब ये उपभोग कंजम्पशन के लिए है। हाँ, या फिर एक फोटोकॉपी मशीन, ये खुद एक आउटपुट है। मशीन बनी है, लेकिन इसका इस्तेमाल आगे दूसरी सेवाएं देने के लिए होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स कॉपी करना। तो ये एक पूंजीगत वस्तु, कैपिटल गुड भी है। तो आउटपुट या तो सीधे इस्तेमाल हो सकते हैं या फिर आगे और प्रोडक्शन में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट से आउटपुट बनता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पैसे का क्या रोल है? मतलब लेन देन कैसे होता है? स्रोत में कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, या कारक आय, फैक्टर इनकम का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब ये उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता इस्तेमाल होते हैं, तो इनको इस्तेमाल करने के बदले इनके मालिकों को पेमेंट करनी पड़ती है ना? हाँ बिल्कुल। तो जमीन के मालिक को क्या मिलता है? किराया, रेंट। किराया। मजदूर को क्या मिलती है? मजदूरी, वेजेस। मजदूरी। जिसने पैसा लगाया, पूंजी दी, उसे क्या मिलता है? ब्याज, इंटरेस्ट। और जो उद्यमी ये सब कर रहा है, रिस्क ले रहा है, उसे क्या मिलता है? मुनाफा, प्रॉफिट। मुनाफा। अच्छा, तो जो फैक्ट्री मालिक या कंपनी है, उसके लिए ये चारों भुगतान क्या हैं? ये हैं कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन पर हुआ खर्चा। और उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कारक दिए? और जिन लोगों ने ये कारक दिए, जमीन का मालिक, मजदूर, पूंजीपति, उद्यमी, उनके लिए यही भुगतान क्या है? ये है कारक आय, फैक्टर इनकम, उनकी कमाई। अरे वाह, तो ये तो एक पूरा चक्कर बन गया। इनपुट यानी कारक इस्तेमाल हुए, हाँ। उनसे उत्पादन प्रक्रिया चली, उससे आउटपुट यानी वस्तु या सेवा बनी। सही। और इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए जो भुगतान हुआ वो एक तरफ लागत है और दूसरी तरफ आय। बिल्कुल सही पकड़ा। यही है वो सर्कुलर फ्लो। ये आय फिर से खर्च होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बनती है और फिर और उत्पादन होता है। ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। ये अर्थव्यवस्था की एकदम कह सकते हैं बुनियादी मशीनरी है। तो आज हमने पियर्सन की भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक के पहले अध्याय के आधार पर काफी कुछ बुनियादी चीजें समझी। हमने शुरुआत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती दुर्लभता यानी स्कैर्सिटी से। हाँ। फिर हमने देखा कि इस चुनौती से निपटने के लिए समाज कैसे अलग-अलग रास्ते अपनाते हैं। पूंजीवाद का रास्ता जो बाजार पर निर्भर है, समाजवाद का रास्ता जहां सरकार का नियंत्रण ज्यादा है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। हमने भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था होने और 1991 के बाद उसके बाजार की तरफ बढ़ते झुकाव पर भी बात की। हाँ, वो भी जरूरी था। और आखिर में हमने प्रोडक्शन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको समझा, यानी इनपुट, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता और उनसे बनने वाले आउटपुट, और इस प्रक्रिया से जुड़ी कारक लागत और कारक आय को भी। हाँ, ये सारे बेसिक्स कवर हो गए। तो अब सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? ये बुनियादी बातें जान लेने से क्या हासिल होता है? मुझे लगता है ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो नींव है जिस पर इकोनॉमिक्स की आगे की सारी समझ टिकेगी। चाहे हम बजट की खबरें सुनें या महंगाई की बात करें या फिर विकास की नीतियों को देखें, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ के बिना उन्हें गहराई से पकड़ना शायद मुश्किल है। बिल्कुल सही। और ये बुनियादी अवधारणाएं समझने के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल मन में आता है, खासकर भारत जैसे देश के संदर्भ में। हम ये जानते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और 1991 के बाद से उसने बाजार सुधारों को भी अपनाया है। तो असली चुनौती क्या है? मेरे ख्याल से एक बड़ी चुनौती यह है कि विकास के लक्ष्यों को हासिल करते हुए निजी क्षेत्र की जो आज़ादी है और जो ज़रूरी सरकारी हस्तक्षेप है, उसके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, ये संतुलन साधना वाकई
ये एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाला सवाल है, जिस पर सोचने और काम करने की जरूरत हमेशा रहेगी। आज के इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।